हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि जुरैज सुहान और उनकी पूरी कजन पलटन लुगारी हाउस आई हुई होती है इशाल की रिश्ते की बात करने के लिए। रिश्ता पक्का हो जाता है और ये लोग हंसी मजाक करती हैं। अब इससे आगे खुरिया के लाख एहतजाज के बावजूद उसको आज अफान के साथ रुखसत कर दिया गया था, जिसके कमरे में बैठी वो ना चाहते हुए भी उसका इंतजार कर रही थी, जो जाने कहाँ गुम था। अस्सलाम वालेकुम। अफान ने कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर खुरिया को बैठा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। तभी उसके पास बैठा वो उसको सलाम करने लगा। वालेकुम अस्सलाम, खुरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं जानता हूँ तुम ये रुखसती नहीं चाहती थी, अफान ने कहा। जानने के बावजूद तुमने ये रुखसती होने दी। घूंघट उलट कर कर खुरिया तंज निगाहों से उसको देखकर बोली, जी मैंने होने दी, क्योंकि निकाह के बाद ये रुखसती होना जरूरी थी, अफान ने संजीदगी से बताया। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उसके बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। खुरिया को उस पर गुस्सा आया। आप पसंद नहीं करती लेकिन मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे, अफान ने बताया। मोहब्बत? खुरिया ने उसका लब धुराया और फिर हंस पड़ी, जिस पर अफान बस खामोश सा उसको देखने लगा। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, अफान ने संजीदगी से कहा। उसको अपनी और अपनी मोहब्बत की तौहीन महसूस हुई थी। मैं नहीं हंसती, लेकिन ये बताओ कि क्या तुम्हें मोहब्बत का मतलब भी पता है? खुरिया बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोककर सवाल गो हुई। जी पता है, अफान ने कहा। जरा बताना, खुरिया ने पूछा। खुरिया। अफान ने बस उसका नाम लिया तो वो खामोश हुई। मेरी नज़र में मोहब्बत का लफ्ज़ खुरिया है। आप एक बात पर हमेशा नाला रहती थी, ना कि आपका नाम खुरिया क्यों रखा गया, जिसका कोई मतलब नहीं। तो मेरे लिए खुरिया का मतलब मोहब्बत और मोहब्बत का मतलब खुरिया है। अफान उसको देखकर हल्की मुस्कुराहट से बोला तो खुरिया बुरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उसको ज़रा बराबर अंदाज़ा नहीं था कि अफान उससे ऐसी बातें भी कर सकता है। जानता हूँ आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया होगा, लेकिन ये सच है, मैंने हमेशा आपको चाहा था। पर जब आपकी मंगनी इरफान भाई से हुई तो मैंने सोच लिया था कि आपकी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं, क्योंकि फिर मेरा रिश्ता हूर से जुड़ गया था। उसका भाई से क्यों नहीं और आपका मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इस बात पर हमेशा मुझे गुस्सा आ जाता था, जिस पर मेरा रवैया ऐसा रहता था। उसको खामोश देखकर अफान ने मजीद कहा, अगर ऐसी बात है तो निकाह के बाद तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया था? अगर वाकई तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, पर तुम तो अकेला छोड़कर चले गए थे। ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी? हुरिया ने पूछा तो अफान उसका चेहरा देखने लगा, जो हर एहसास से पाक था, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ जाहिर थी। मैंने बताया ना कि आपको मैं फिर अपने भाई की मांग समझने लगा था। अचानक से जो किस्मत ने रुख पलटा, उस पर मैं शदीद हैरान था। क्या करूं क्या ना करूं की कश्मकश में मुब्तला होकर मैं जाने क्या कर गया। उसका एहसास मुझे तब हुआ जब काफ़ी देर हो गई थी। आप लोग यहाँ से चले गए थे। मैंने आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चला। फिर एक दिन जब हुरिया का नॉवेल शाया हुआ, उसका इंटरव्यू देखा, जब उसका लिखा हुआ ड्रामा चोरी हुआ तो पता चला तुम लोग भावलपुर में हो। पर वहाँ जब आया मैं तो पता चला हुरिया ने अपनी रिहाइश का पता गलत दिया था। अफान ने तफसील से उसको देकर बताया गया था, जिस पर खुरिया कुछ भी बोलने के काबिल ना रही थी। उसको अच्छे से याद था अफान उससे पूरे 2 साल बड़ा था, लेकिन उसके बड़े भाई की मंग होने के बाद वो अक्सर उससे अपना रोब जमाती थी। उसका बहुत बुरा भला भी कहती थी, पर वो कभी पलटकर उसको कोई जवाब ना देता था। उन उसकी हर बदतमीजी को वो बर्दाश्त कर जाया करता था। हुरिया के साथ वो जैसे भी रवैया इख्तियार करता, लेकिन उसको कुछ भी कहता नहीं था। पर उसको समझ अभी भी नहीं आया कि वो एहतराम ये अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर करता या अपने बड़े भाई की मंगेतर समझकर करता था। मुझे तुम पर एतबार नहीं। सोचो विचार के बाद हुरिया यही बोल पाई। अच्छी बात है, इतनी जल्दी किसी पर यकीन करना चाहिए भी नहीं। अफान उसकी बात पर हल्की मुस्कुराहट से बोला, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? अगर वाकई मैं तुम्हें पसंद भी थी तो तुमने इजहार क्यों नहीं किया और मंगनी फिर हुर से क्यों करी? उस पर इतना हक क्यों जताते थे? तुमने मुझे पाने की कोशिश क्यों ना की थी?
जो सवाल उसके दिमाग में थे वो बल्ले आखिर पूछ बैठी। मैंने मॉम डैड से बात की थी, आपके बारे में बताया भी था कि मैं आपको चाहता हूँ, पर उन्होंने मुझे ये बोलकर खामोश करवा दिया कि अब खुरिया तुम्हारे बड़े भाई की अरफान की मंग है। तो मैं वाकई खामोश हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई मुझे या आपको गलत समझें। अरफान ने बताया। तुम मुझे आप क्यों कहते हो? खुरिया ने अगला सवाल किया। मोहब्बत में एहतराम शर्त है। अफान का जवाब तुरंत आया था, जिस पर वो लाजवाब सी हो गई थी। यकीन नहीं आता कि तुम वो अफान हो जो जो आपको लिखा पढ़ा जाहिल लगता था। हुरिया कुछ कहने लगी थी जब अफान उसकी बात को दरमियान में काट कर बोला, नहीं मतलब मुझे तुमसे ऐसी बातों की उम्मीद ना कभी थी। हुरिया ने थोड़ा शर्मिंदा होकर बताया, उम्मीद तो मुझे भी ना थी कभी कि आप यूं मेरे सामने होगी, वो भी पूरे हक के साथ। फिर आपको बताऊंगा भी। अफान मदम मुस्कुराहट से बोला, मुझे बस अभी इस बात की खुशी है कि तुम अब्बा जैसे नहीं हो। कुरिया ने कहा तो वो उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, अफान पूरे यकीन लहजे में बोला। इतनी सारी बातों के बाद अगर तुमने शिकायत का मौका दिया तो फिर मैं तुम पर यकीन नहीं कर पाऊंगी दोबारा। कुरिया ने संजीदगी से कहा, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अफान ने उसका हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाया तो वो मुस्कुराई। आज सुहान और इशाल के निकाह का दिन था, तो दूसरी तरफ अरमान और ईशा की बारात। अरमान को मिशा ने सारी सच्चाई बता दी थी ताकि वो कोई भी गलत सोच अपने दिमाग पर हावी ना करे, और ईशा को भी मुख्तसर सा उसने बताया था कि जिसके बाद आर्यन ने उनको फिर रुखसती का दिन बताया था, और फिर एक ही दिन सारा इवेंट उन्होंने सोच लिया था। अब तो वहाँ निकाह होने लगा है और आप यहाँ अकेली बैठी हो। वहाँ अपना लहंगा संभालती अकदस के साथ बैठती बोली, जो काफी चुपचाप थी। हमें वहाँ भीड़ में वहशत होने लगती है, इतने सारे मीडिया वाले हैं जो हमें कवरेज कर रहे हैं, तरह तरह के सवालात कर रहे हैं। अकदस ने बताया तो वो मुस्कुराई। अपो, आप आतिश लुगारी की बीवी हो, आप पर अब मीडिया वालों की नज़र तो होगी ना। और दूसरी बात ये कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आए और स्टेज पर बैठे हैं। हानी भाई भी बहुत बार आपका पूछ चुके हैं। इशाल लुगारी की शादी है तो जाहिर सी बात है ये सब तो होगा ना। आपको अब इन चीज़ों का आदी बना लेना चाहिए। महा ने आज बड़ी बहन बनकर उसको हौसला दिया, हमें आतिश के साथ नहीं रहना। अकदस अचानक से बोली तो महा को अपनी समातों पर यकीन न आया। अप्पो, महा बेयकीन नज़र से उनको देखने लगी। पता है माही, बचपन से हम एहसास से महरूमी भरी जिंदगी गुजारते आए हैं। 10 साल तक माजूर होने का ताना मिला, उसका मसला हल हुआ तो बस मज़े। 2 साल सुकून के गुजरे, उसके बाद चेहरे पर जो दाग आया उसने फिर से महरूमी में मुब्तला कर दिया था। और अब उस दिन जो आग ने हमें जलाया, उस पर आतिश जैसे शख्स के साथ हमारा गुजारना मुमकिन नहीं। वो एक मुकम्मल और मूडी इंसान है। उसका हमसे दिल भरे उससे पहले हम उसकी ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। हम खूबसूरत नहीं रहे अब, और मर्द को खूबसूरत औरत चाहिए होती है। अगदस अपने अंदर मौजूद खदशात को बयान करने लगी तो महा उसको देखती रह गई। वो यकीन करने से कासिर थे कि उसकी बड़ी बहन ऐसी मायूस कुन बातें कर रही थी। वो बहन जिसकी हर एक बात उसके लिए मोटिवेशनल होती थी, जिससे उसको मोटिवेट हासिल होती थी। अपो, जिसको आप एहसास कमतरी बोल रही हैं, वो आपकी महरूमी नहीं थी बल्कि आजमाइश थी। आपका लंगड़ा कर चलना कुछ वक्त तक के लिए था, क्योंकि आप छोटी थी बहुत तब, और ऐसे में ऑपरेशन होना किसी खतरे से खाली ना था। डॉक्टर्स को श्योरिटी भी ना थी कि तब आपका ऑपरेशन कामयाब होता भी या नहीं। तभी अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ वक्त बाबा साई ने इंतज़ार किया, क्योंकि उनकी जान हो आप। और अप्पो, उस दाग की बात ना करो। अगर आप बाबा साई की बात मानकर सर्जरी करवा लेती तो कुछ होता ही ना। जिद तो आपने खुद से बांध ली थी, और आप खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, जैसी पहले जैसी थी। आतिश जीजू का दिल आपसे कभी नहीं भरेगा, क्योंकि आप उनकी जोजा हो, दिल भरने का सामान नहीं। महा ने उसको अपने साथ लगाए संजीदगी से कहा तो जाने क्यों अकदस को पहली बार ये सब सोचते हुए रोना आया। तुम छोटी हो और हमारी परेशानी तुम नहीं समझ सकती, अकदस उदास मुस्कुराहट से बोली। ना महा छोटी नहीं है और ना आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आप लवजा खुद पर बुरी सोचों का हावी होने दे रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आतिश जीजू आपको बहुत चाहते हैं, महा ने उसकी बात पर फौरन से कहा। मर्द की चाहत को बदलने में वक्त नहीं लगता। खैर अब हमें जाना चाहिए। अकदस ने बात को बदलना मुनासिब समझा। अपो,
ماہا پریشان سی اس کو دیکھنے لگی۔ ہم ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، اقدس چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر بولی تو ماہا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کچھ دیر میں ذوحان اور اشال کا نکاح بھی خیر و عافیت سے ہونے لگا تو ہر کوئی ان کو مبارکباد دینے لگا، جن کو ذوحان اور اشال دونوں مسکرا کر وصول کر رہے تھے۔ آج اشال بہت خوش تھی، آج اس نے اپنی چاہت کو پا لیا تھا اور اپنی اس خوشی کو وہ لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھی۔ اس کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بے ساختہ گردن موڑ کر اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ذوحان کو دیکھا جو بلیک شیروانی میں ملبوس کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے وہ بے اختیار مسکرائی تھی۔ مبارک ہو بھائی، تمہاری نئیاں بھی پار لگ گئی۔ سکندر اور ریان مسکرا کر اس سے مل کر بولے۔ خیر مبارک، ذوحان نے مسکرا کر جواباً کہا۔ مبارک ہو آپ کو بھی، ریان نے اشال کو دیکھ کر کہا۔ شکریہ، اشال بھی مسکرائی تھی۔ واللہ یہ تھیکی چھری سی سویٹ مٹھائی کیسے بن گئی؟ ریان کو اشال کا اتنی جلدی بدلنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ تمہیں میری تعریف کرنی چاہیے، عائشہ اپنی ماتھا پٹی کو صحیح کرتی پاس بیٹھے ارمان کو دیکھ کر بولی۔ تعریف؟ ارمان نے اس کی طرف دیکھا جو عروسی جوڑے میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی، اس پر روپ بہت آیا تھا۔ ہاں تعریف نکاح پر تو نہیں کی تھی، اب کر دو، عائشہ نے بھی اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تبھی رنگ میں بھنگ ڈالنے ریان ان کی طرف آیا۔ پیاری ایشو، ریان نے اس کو مخاطب کیا۔ کیا ہے؟ عائشہ سخت بیزار ہوئی اس کی آمد پر، کیونکہ ابھی تو وہ ارمان کے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی۔ جانے کیوں آج اس کا دل یہ عجیب خواہش کر رہا تھا۔ I have one surprise for you، ریان نے اس کو دیکھ کر بتایا۔ شو می، عائشہ کو تجسس ہوا۔ شور، ریان نے کہا تو وہ سائڈ پر ہوا تو ہال کی تمام لائٹس آف ہو گئی تھی، لیکن اچانک پھر اسپاٹ لائٹ پر ہر ایک نظر وہاں ٹھہر گئی تھی جہاں بلیک عبائے اور حجاب میں کوئی کھڑا تھا۔ لیکن جیسے ہی عائشہ نے اس کے چہرے پر غور کیا تو اس کی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، وہ بے یقین نظر سے سامنے دیکھتی رہ گئی۔ حوریہ؟ اپنے سامنے یوں اچانک سالوں بعد حوریہ کو آتا دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ یہ حوریہ عباسی ہے نا؟ ذوحان کی بھی نظر اس پر گئی تو بولا۔ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے، تمہیں اپنی نظروں کا مرکز اشال لغاری، سوری میرا مطلب ہے اشال ذوحان درانی کو بنانا چاہیے۔ اشال آس پاس دیکھے بنا ذوحان کو دیکھ کر بولی تو ذوحان بس اس کو دیکھتا رہ گیا۔ تمہاری آنکھوں میں جانے کیا تاثر تھی جو میں نے سوچ لیا کہ تم سے محبت کرنا واجب ہے، اشال نے مسکراہٹ دبائے اس سے کہا۔ واقعی؟ ذوحان نے آئیبرو اوپر کیے اس کو دیکھا۔ بالکل، اور عربی میں ایک کہاوت ہے، اور آپ کو دیکھ لینا میرے لیے کافی ہے، اشال نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو ذوحان نے مسکرا کر اس کو دیکھا جو پہلے کی نسبت کافی بدلی ہوئی سی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز پھر؟ ریان نے شوق لہجے میں اس کو مخاطب کیا تو پھر سے ساری لائٹ آن ہونے پر وہ ریان کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ شادی مبارک ہو، اسٹیج پر آ کر حوریہ نے جھجک کر کہا تو عائشہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ جگو یہ سب کیا ہے؟ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسا ریئیکٹ کرے۔ تم سے ملنے آئی ہے، آفٹر آل تمہارا اسپیشل ڈے ہے آج، ریان نے بتایا۔ تمہیں حور کیسے ملی؟ مطلب تم دونوں کے درمیان تو سب ختم ہو گیا تھا نا؟ دلہن بنی عائشہ کو انہوں نے جیسے پاگل کرنے کو سوچا تھا۔ ہمارے بیچ کیا تھا جو ختم ہوتا؟ بس ایک کمٹمنٹ تھی جس کو پورا کرنے حور آئی ہے، ریان دلکشی سے بولا۔ مجھے کوئی ساری اپڈیٹ دے گا؟ عائشہ نے زج ہو کر کہا تو خاموش کھڑی حوریہ نے ریان کو دیکھا۔ میں بتاتا ہوں، ارمان اور اس کے درمیان بیٹھتا ریان بولا تو وہ دونوں تعصب سے اس کو دیکھنے لگے جبکہ اپنے چہرے پر نقاب لگاتی حوریہ آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ جبھی اس کی نظر ذوحان اور اشال پر پڑی جو آس پاس سے بے نیاز ایک دوسرے سے جانے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ماضی حور، اچھا ہوا جو مجھے یہاں مل گئی، میں بھی تمہاری طرف آ رہا تھا۔ حوریہ جو حوریہ کے کہنے پر تیز قدموں سے بھاگ کر جانے کہاں کا رخ کر گئی تھی، راستے میں اس کا ریان سے ٹکراؤ ہوا تو اس کے چہرے پر ناگواری اتر آئی تھی۔ آخر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ ریان کی وجہ سے ہی تو ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیا کوئی تماشا رہ گیا تھا جس کو پورا کرنے اب آپ آ رہے تھے؟ حوریہ طنز نگاہوں سے اس کو دیکھ کر بولی تو ریان کو حیرت ہوئی۔ تم مجھ سے یہ کیسے باتیں کر رہی ہو؟ ریان کو افسوس ہوا۔ تو کیسے بات کروں، آپ خود بتائیں، میری زندگی تو آپ نے جہنم سے بھی بدتر بنا دی ہے، حوریہ نے کہا تو اس نے گہری سانس بھر کر اس کو دیکھا۔ میرا مقصد، میری نیت صاف تھی حور، مجھے 1% بھی اندازہ نہیں تھا کہ اچانک سے ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
यानी लव स्टोरी के स्टार्ट से पहले अब्बा ने छापा मार लिया। रयान उसकी बात के जवाब में बोला, आपको ये सब मजाक लग रहे हैं ना? उसकी आखिरी बात पर वो बदगुमान हुई। बिल्कुल भी नहीं। रयान ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। आप लोगों के लिए ये बातें आम होंगी, लेकिन मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जिंदगी और मौत का मसला होता है। पर मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ? आपको कौन सा मेरी बात समझ आएगी? आपने तो वो जिंदगी गुजारी है कि जिस चीज को चाहा उस चीज को पा लिया। लेकिन मिस्टर रयान दुरानी, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई सीन नहीं होता। हमारी जिंदगी ना बहुत सादा होती है, और जहाँ आप लोगों को अपनी जिंदगी में एडवेंचर शामिल करना पसंद होता है, वहीं हमारे लिए वो एडवेंचर किसी अजाब से कम नहीं होता। आज हुरिया बोलने पर आई तो बोलती चली गई थी, और रयान हैरत से बस उसको ऐसे बातें करता हुआ सुन रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बोलने वाली हुरिया थी या कोई और। हुर, क्या बात है? अपना लहजा चेक करो, इतना तल्ख तो तुमने कभी नहीं बोला। रयान का लहजा इस बार संजीदा हुआ था। आपको पता है मैं इस वक्त कहाँ से आ रही हूँ? बाजू सिर पर बांधे हुरिया ने उसे सवाल किया। जाहिर है घर से, रयान ने कहा। तो वो अजीब अंदाज में हंसी। आप एक नॉन सीरियस इंसान हो। हुर से झटक कर उसको बोली, मैं सीरियस बनने को तैयार हूँ, पर यार तुम खुद को ठीक करो। जो तुम्हारा मिजाज नहीं वैसा बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं जानता हूँ मेरी गलती है, और मैं तुम्हारी मानता हूँ कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन एक बात मैं वाजे कर लूँ, मेरा इसमें कसूर बस इतना है कि पब्लिक में तुम्हारा हाथ थामा, जल्दबाजी का मुजाहरा किया। पर इन सब बातों को लेकर मैंने अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजा था, पर तुम लोगों ने क्या किया? तुमने उनसे कहा कि तुम इंगेज्ड हो और आज तुम्हारा निकाह है। उस दिन वो लड़का भी ऐसा ही बोल रहा था। रयान ने गहरी सांस भरकर रसायन भरे लहजे में उसको देखकर कहा, जी आज मेरा निकाह है और मैं वहां से भाग आई हूँ। हुरिया तकलीफदार लहजे में बोली, शुक्र अल्लाह का। रयान बेख्तियार बोला, आप शुक्र अल्लाह का कर रहे हैं? हुरिया अफसोस से उसको देखती जाने लगी। जब रयान उसके रास्ते में हाइल हुआ, एक मिनट, किसी अच्छी जगह पर बैठकर मेरी बात सुनो, रयान ने दरख्वास्त की। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हुरिया ने संजीदगी से जवाब दिया। जहाँ इतनी कर ली है वहीं थोड़ी देर काम की बात करोगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? रयान ने कहा। तो उसकी बात पर हुरिया बस उसको देखती रह गई। आपको शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही, हुरिया तंजिया हुई। तुम्हें भी मेरी बात समझ नहीं आ रही लगता है, रयान दो बदू बोला। आपका मसला पता है क्या है? हुरिया ने ताज्जुब से उसको देखकर कहा। मसला मेरा तुम हो। आई नो, मैं तुम्हारी नज़र में लापरवाह एक नॉन सीरियस इंसान हूँ, लेकिन यकीन करो मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मैं वाकई में, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हारे बाबा के सामने डट कर खड़ा होने को तैयार हूँ, बशर्ता कि तुम मेरा साथ दो, मुझ पर एतबार सौंपो। रयान ने कहा। तो कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखती हुरिया कुछ बोल ना पाई थी। दिल उसकी बातों पर ईमान लाने को उकसा रहा था, पर उसको जल्दी ख्याल आया कि वो कौन थी और क्या चाहती थी वो। क्या वो किसी अमीर लड़के से शादी करके बस अपना घर बसाना चाहती थी, या अकेले अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी? फैसला आसान था। उसको पता था उसको अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना था। रयान, पता है आप जैसे अमीर लड़कों की मोहब्बत मुझ जैसी लड़कियों के लिए सिवाय आजमाइश के कुछ नहीं होती। जो मोहब्बत आप हमसे करते हो ना, उसकी बहुत बड़ी कीमत हम लड़कियों की चुकानी पड़ती है। कसूर हो तो भी और ना हो तो भी, ये ज़िंदगी है। तस्वीर मैं खुद को सिंड्रेला तस्वीर कर सकती हूँ, पर किसी शहजादे की आमद का तसव्वुर या इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं फैंटेसी लिख सकती हूँ, पर असल में ऐसा कुछ होगा उस पर यकीन नहीं कर सकती। एक परफेक्ट मर्द मैं अपने लफ्ज़ों में लिख सकती हूँ, पर इस पर भरी दुनिया में वैसा मर्द तलाश नहीं कर सकती, क्योंकि तल्ख हकीकत है ये, जैसा मर्द हम लड़कियाँ चाहती हैं वैसा पाना नामुमकिन है। खैर, मैं एक बात कहूँगी, मेरी माँ ने हमें ये सिखाया है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी का हीरो और विलन खुद होता है। जब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक सीधा, दूसरा टेढ़ा। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का इंतखाब करते हो। हाथ पर हाथ रखकर आप किसी और का इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और फिर आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपको आपको इंतज़ार नहीं करना, बल्कि एक अज़म के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, और ये आप खुद कर सकते हो।
اور سوری ریان، میں آپ کا بڑھایا ہوا ہاتھ نہیں تھام سکتی۔ میں نے آج جو سخت قدم اٹھایا ہے اس کی وجہ شادی تھی جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا ہے، اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے اور اپنے ابا کو بتانا ہے کہ لڑکیاں کمزور نہیں ہوتی، ان کو کمزور یہ معاشرہ بناتا ہے۔ یہ بول کر کہ تم لڑکی ہو اور لڑکیاں سوائے ہانڈی چولہے کے کچھ اور نہیں کر سکتی، حوریہ زخمی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولتی گئی تو ریان کو چپ لگ گئی تھی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تم خود مختار لڑکی بننا چاہتی ہو، ٹھیک ہے تم بنو، میں انتظار کرنے کو تیار ہوں، میں انتظار کروں گا۔ ویسے بھی خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے مجھے بھی بہت سفر کرنا پڑے گا، کیونکہ آسانی سے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ میں کوشش کروں گا میری محبت تمہارے لیے کسی آزمائش کا سبب نہ بنے بلکہ شکر کا سانس بنے۔ ریان ایک قدم پیچھے لے کر بولا تو حوریہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی جو ابھی بھی اپنی بات پر کھڑا تھا۔ آپ کہا نا انتظار کروں گا، اور اب تمہیں بھی میرا انتظار کرنا ہوگا۔ جب تم کچھ بن جاؤ گی تو یقین کرو مبارکباد کا پہلا میسج میری طرف سے آئے گا، اور جب تم بہت کچھ بن جاؤ گی تو میں تمہیں آواز دوں گا، اس امید کے ساتھ کہ تم میرے پاس چلی آؤ گی۔ ریان اپنی بات کہہ دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے کتنا ہی وقت وہ کھڑی اس کی باتوں کے زیر اثر رہی۔ اس کے کہنے پر تم نے واقعی اس کا انتظار بھی کیا؟ عائشہ کو ساری بات سن کر جیسے یقین نہ آیا۔ حیرت ہے، تم جیسے نمونے کا بھی کوئی لڑکی انتظار کرتی ہے، یقین نہیں ہو رہا۔ عائشہ کے بعد علمان نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ تم انڈائریکٹلی میری بے عزتی کر رہے ہو؟ ریان اس کو گھور کر بولا۔ نہیں، ہم ڈائریکٹلی تمہاری بے عزتی کر رہے ہیں، علمان نے جواباً جو کہا اس پر ریان تپ اٹھا۔ جیجا نکل آئے ہو ورنہ اچھا خاصا جواب دیتا میں تمہیں۔ ریان نے گھور کر اس کو کہا۔ جگو میرے بھائی، تم ہر بار یہ بات کیوں بھول جاتے ہو کہ تم بے عزتی پروف انسان ہو؟ عائشہ نے مسکراہٹ دبائے اس سے کہا۔ بے عزتی پروف؟ ریان نے اس کا کہا لفظ دہرایا۔ مطلب انسلٹ پروف؟ علمان نے گویا دوسرا آپشن دیا کہ اب سمجھو ایک ہی بات ہوئی۔ ریان نے دانت پسے۔ ہاں، پر تمہیں ایک بات مختلف طریقوں سے سمجھ آتی ہے نا، تبھی ہم نے کہا۔ علمان نے مسکراہٹ دبائے کہا۔ زیادہ فنی بننے کی ضرورت نہیں، مجھے ہنسی بالکل بھی نہیں آ رہی۔ ریان نے جتاتی نظر سے اس کو دیکھ کر کہا۔ ہور یار، تم وہاں کیوں اسٹیچو بن کر کھڑی ہو؟ یہاں آؤ اور بتاؤ کیا حال چال ہے، اور یہ نقاب تو ہٹاؤ۔ عائشہ نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر حوریہ سے کہا تو وہ مسکراتی اس کے پاس آئی۔ آپ کو مبارک ہو شادی کی، ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ آپ سے میری اگلی ملاقات آج کے دن ہوگی۔ حوریہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی۔ پہلے آپ کہنا بند کرو، اور پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہو اور بڑی بھی ہو گئی ہو، عائشہ نے بے تکلف انداز میں کہا۔ چھوٹا ہونے کا آپشن نہیں تھا ورنہ اس وقت تمہاری گود میں ہوتی۔ ریان کو اس کی آخری بات بے تکی سی لگی تبھی بولا، جس پر عائشہ نے کھا جانے والی نظر سے اس کو دیکھا۔ بھائی اب تو سدھر جا، عائشہ کے بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ رہی تھی۔ سالے نے ڈائریکٹ چھکا مارا ہے، یعنی اندر ہی اندر اس کے کیا چل رہا تھا کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ علمان نے کہا تو ریان جو شرمانے لگا تو لفظ سالے پر ہونک بنا علمان کو دیکھنے لگا۔ تم نے مجھے سالہ کہا؟ ریان خونخوار نظر سے علمان کو دیکھا۔ بیوی کا بھائی سالہ ہی ہوتا ہے سالے صاحب، علمان نے سنبھل کر کہا تو ریان کو اب سمجھ آیا۔ ہاں تو احترام سے بولو نا جیجا جی۔ ریان اس کے کندھے پر کندھا ٹکرا کر بولا تو جگو ویسے سچ ہے، اور کیا اس وجہ سے تم سیریس موڈ پر بن کر لاہور کے لیے نکلے تھے؟ عائشہ نے جاننا چاہا۔ ہاں، کیونکہ یار میری زندگی پشتو بن گئی تھی، جو بولنی بھی آتی بھی نہیں تھی اور سمجھ بھی نہیں آتی، تو سوچا تھوڑا لونلی رہا جائے۔ ریان نے بتایا تو لفظ پشتو پر عائشہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم لوگ باتیں وغیرہ کرو، میں تب تک حور کو اس کے ساس سسر سے ملوا کر آتا ہوں۔ ریان اٹھ کر بولا۔ ہاں جاؤ۔ عائشہ پھیل کر بیٹھ گئی تاکہ ریان دوبارہ نہ بیٹھ جائے۔ توبہ ہے، ریان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم لے جاؤ حور کو، عائشہ نے مسکراہٹ دبائے اس سے کہا تو ریان نے اشارے سے حوریہ کو اپنے پاس آنے کا کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ریان کے ساتھ چلتی حوریہ نے بتایا۔ ایک رائٹر کو بھی ڈر لگتا ہے؟ اس کی بات پر ریان نے شوق لہجے میں پوچھا۔ رائٹر انسان نہیں ہوتا کیا، یا پھر اس کے پاس دل نہیں ہوتا؟ حوریہ نے اس کو دیکھ کر آئیبرو زیر کیے۔ دل کا پتہ نہیں، البتہ دماغ ضرور ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، بچپن میں تمہیں کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا کیا؟ ریان نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ حوریہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔
नहीं होता है, मतलब इन सालों में तुमने 30 नॉवेल्स लिखे हैं, यानी तुम्हारी हिम्मत को सलाम है। और ऐसी कहानियां तो वही बनाकर लिख सकता है जो बचपन में कहानियां ज्यादा गढ़ता है। रायन ने कहा तो सारी बात समझ आने पर हुरिया उसको देखती रह गई। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि लिखने वाला काफी ज़हीन है, तभी तो हर चीज को उसकी जगह पर तरतीब देता है। हुरिया ने संभल कर जवाब दिया। जाहिर है तुमने तो यही बोलना है। रायन उसको छेड़ने में बाज न आया। अगर मैं वाकई में कहानियां गढ़ती हूँ तो आपको मुझसे बचकर रहना चाहिए। हुरिया ने अब उसको वॉर्न किया। अब बचाओ कैसा? अब तो हम दिल तुमको दे चुके सनम। रैन उसको देखकर आंख वार्म करता बोला तो हुरिया के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। आपको कैसे पता कि हमने 30 नॉवेल्स लिखे हैं? हुरिया को अब ख्याल आया तो पूछा। माशाल्लाह, एक राइटर का दिमाग कितना एक्टिव है। हर बात को जल्दी से अपनी जेरी निगाहों से और नाकिस अकल से भाप लेती हो। रैन मसनूई मुस्कुराहट से उसको देखकर बोला। आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? हुरिया ने पूछा। और नहीं तो क्या, तुमने अपनी ही तारीफ समझ ली। रयान उसको देखकर उल्टा उससे सवाल करने लगा। आप यूं मुझे बातों में उलझाकर बात को घुमा नहीं सकते। मुझे बताएं कि आपको कैसे पता कि मैंने 30 नॉवेल्स लिखे हैं? हुरिया घूम फिरकर अपने सवाल पर आई। दिल को दिल से राह होती है। मुझे तो ये भी पता है कि तुमने हानि से इंस्पायर होकर अपने नॉवेल में उसकी शख्सियत को बयान किया था। रैन ने मजे से कहा तो हुरिया का मुंह हैरत से पूरा खुला का खुला रह गया था। वह हैरत से रैन को देखने लगी। आपको कैसे पता? हुरिया ने हैरत से पूछा। मुझे सब पता है। रैन दुरानी को सब पता होता है। रैन ने कोयला झाड़कर बताया। क्या आपने मेरे नॉवेल को पढ़ा है? हुरिया ने अंदाजा लगाकर पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि कौन बेवकूफ़ कहता है कि राइटर के दिमाग से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, या फिर उसका दिमाग काफ़ी तेज़ और एक्टिव रहता है। मतलब तुम अपने आप को ही देख लो, काफ़ी कम अकल हो। ये नॉवेल पर कैसे लिखे? रैन ने बाजू सीने पर बांधे उससे सवाल किया। आप बार बार मेरे राइटर कैरेक्टर को निशाना क्यों बना रहे हैं? आपको मैं कम अकल लगती हूँ? हुरिया को यकीन न आया। मेरी क्या मजाल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे सामने एक्सपर्ट राइटर खड़ी है। वो राइटर जिससे इंटरव्यू लेना हर कोई चाहता है। रयान उसको तंग करने से बाज किसी सूरत नहीं आ रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हुरिया को अफसोस हुआ। अच्छा छोड़ो लड़ाई को, ये बताओ कैसी हो? रयान ने थोड़ा संजीदगी से पूछा। माशाल्लाह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया हाल अहवाल पूछने का। अब की हुर्रिया ने उस पर तंज किया। क्योंकि हमें आपको देखने से फुर्सत मिले तो हाल अहवाल पूछने के काबिल रहें। खैर चलो मॉम डैड के पास। रयान ने कहा तो हुर्रिया ने अपना सर झटका। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।